नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार में जो कुछ हुआ वह शर्म करने की बात है। शर्म बिहार सरकार के लिए। जब सुबह नींद खुली हमारी, तो हमारे रिपोर्टर आलोक के कई मिस्ड कॉल थे। हमने देखा क्या कारण। जब हमने बात की तो झटके वाली खबर थी कि मुकेश सहनी, वीआईपी के सुप्रीमो, उनके पिता की हत्या दरभंगा में कर दी गई है। और जब इस खबर के पीछे हम लोग लगे ही थे, तब तक एक दूसरी बड़ी खबर आने लगी कि ईडी ने बिहार में दस्तक दी है और ईडी की बड़ी रेड चल रही है बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर। तो देखिए, मुकेश सहनी के पिता की हत्या और लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं। पुलिस दावा कर रही है कि मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों को हम किसी भी वक्त तलाशने की स्थिति में हैं। मतलब कुछ सुराग मिला है। खैर, सुराग मिलना, गिरफ्तारी होना, यह दूसरी बात है। यदि कोई कांड प्रतिवेदित हुई है तो उसका उद्भेदन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार की यूएसपी यह भी कहने में हमें गुरेज नहीं है कि बिहार में बड़े गैंगस्टर नहीं बचे हैं, लेकिन जो रेचकी वाले हैं ना, वे ही परेशान किए हुए हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि बात सिर्फ बिहार की ही क्यों। अभी हमने कुछ माह पहले ही देखा था कि हरियाणा में वहां लोकदल के जो स्टेट के चीफ थे मिस्टर राठी, उनकी हत्या 35 गोली मारकर की गई। अभी 2 दिनों पहले आपने दिल्ली में देखा कि टीजीबी हॉस्पिटल में भीतर घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया, हत्या कर दी गई। लेकिन दूसरे राज्य में क्या हो रहे हैं, अतीक अहमद को कैसे मारा गया, इन बातों से बिहार वालों का क्या वास्ता है। बिहार वालों को अपनी सुरक्षा चाहिए और वारदात हो रही है, घटनाएं बढ़ी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। हाँ, उद्भेदन भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं, मुकेश सहनी के पिता की हत्या, देखिए मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी ने यह माना है कि राजनीतिक रंजिश नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पिता जीतन सहनी मछुआरा ही थे। पिता का कोई मतलब दखल बेटे के राजनीतिक कैरियर में नहीं था, किसी राजनीतिक गतिविधि में नहीं था, अपने घर में अकेले ही रहते थे। और दूसरी बात, जो हमने संजीव हंस की बात बताई, देखिए कब से हम लोग कह रहे थे कि बिहार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वह ईडी और सीबीआई के रडार पर है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश और तेजस्वी साथ में थे, तब इसकी चर्चा ज्यादा होती थी और कहा यह जाता था कि ये बाजाप्ता नाम लिए जाते थे कि इनके घर पर ईडी सीबीआई कभी भी रेड मार सकती है। लेकिन जब एनडीए की सरकार बन गई तो माना जाने लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, बहाल हो गया, अब तो डबल इंजन की सरकार है, डरने की बात क्या है। संजीव हंस को लेकर बहुत तरीके की चर्चाएं, कई तरीके की विवाद चलते रहे और आज ईडी ने उनके घर पर दस्तक दे ही दी, साथ में गुलाब यादव। दोनों का रिश्ता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। गुलाब यादव जो झंझारपुर से चुनाव लड़े, बसपा के टिकट पर, पहले विधायक भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी विधान पार्षद हैं। तो आज बिहार में इन दोनों घटनाओं को लेकर, एक हत्या और दूसरी छापेमारी, चर्चा तेज है। इसे आप किस रूप में देखते हैं अजीत जी? आगे तो सवाल होंगे ही। देखिए, अभी दो बातें हैं। एक हम लोग पहले शुरू करें जो कानून व्यवस्था का सवाल है, जो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है उससे। देखिए, आपने कई बातें कही और वो बातें एकदम परफेक्टली लॉजिकल हैं, रीजनल, उसके पीछे रीजंस हैं। आपने वेल रीजन बात की है कि क्राइम को नहीं रोका जा सकता, अपराध नहीं रोक सकते हैं, और वो भी इस तरह के अपराध जिसकी बात आपने चर्चा की, जो जीतन सहनी के की हत्या का जो मामला है, उस तरह के अपराध पुलिस रोक नहीं सकती है। उनका उनके पीछे जो जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ सकती है, उसका खुलासा कर सकती है, उनको सजा दिलवा सकती है। लेकिन उसके साथ ही ये बड़ा सवाल है कि अगर पुलिस का, प्रशासन का इकबाल अगर बचा होता है, पुलिस का खौफ अगर रहता है, तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें कम होती हैं। जी बिल्कुल, बात तो सही है। ये तो आप बरसों तक आपने खुद ही सर इस तरह की तमाम चीजों को कवर किया है, बल्कि 40 साल हमको लगता है कि आपसे बेहतर कौन जानता है इस तरह की बातों को, कि पुलिस का भय होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक जमाना था जब अंग्रेज के जमाने में लाल रंग की पगड़ी पहनता था पुलिस का एक सिपाही, दिख जाए तो 10 कोस तक अपराध नहीं होते थे।
जी। 10 कोस 20 कोस के दूर के इलाके में एक दफादार होता था, चौकीदार होता था, और उसके भय से अपराध नहीं होते थे। हम्म। ये इकबाल होता था। इकबाल का मतलब ये होता है कि ये भय होना कि अगर हमने कोई अपराध किया तो पकड़े जाएंगे और उसमें सजा होगी। बिल्कुल। अब ये जैसे ही नहीं होता है वैसे ही अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं। हम्म। नहीं होने का मतलब है कि या तो पकड़ा नहीं गया, पकड़े जाने के पहले उसने किसी तरह से कुछ सेटिंग कर ली पुलिस में, जुडिशियरी में, उसको जमानत हो गई, वो छूट गया। आप उसको सजा नहीं दिलवा पाए, भले ही कितनी भी कठोर सजा हो, अगर सजा नहीं मिलती है तो उस कठोर सजा का कोई मतलब नहीं होता है। हम्म। अगर अपराधी पकड़े जाए और अभियोजन हो, अब उसका जो जिसको प्रोसिक्यूशन का जो रेट होता है वो बहुत ही नीचे, बहुत लो है। बिहार उहार में तो सजा होती ही नहीं है। कन्विक्शन का बिल्कुल। रेट और भी कम है। प्रोसिक्यूशन में हम्म। केस जाए और उसके बाद कन्विक्शन हो जाए, ये बहुत कम रेट है। ये देश भर में होता है, लेकिन अपराधी को सजा नहीं मिलती है, तो उससे उसके हौसले बढ़ते हैं। तो ये जिस तरह का अपराध है, ये जो जो प्राथमिक रिपोर्ट है पुलिस की, और उसके हिसाब से ये चोरी डकैती की कोशिश है जिसमें हत्या हो गई है। तो इस तरह की भी अपराधियों का ऐसा हौसला भी क्यों होगा कि वो किसी के घर में घुस जाए। और वहां अगर दरभंगा के जिस गांव में जीतन साहनी की जहां हत्या हुई है, ऐसा तो है नहीं कि आसपास के लोग नहीं जानते होंगे कि ये मुकेश सहनी के पिता हैं। बिल्कुल। और ये भी नहीं संभव है कि वहां उनके घर में चोरी करने, डाका डालने कोई गया और नहीं, नहीं, औरंगाबाद का नहीं, नहीं, आदमी गया हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। आसपास का ही आदमी होगा, उसको जी। पता होगा कि ये एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। भले वो जिस तरह से रहते हो, साधारण एकदम निम्न मध्यवर्गीय परिवार का जो रहन सहन होता है, जो तस्वीरें दिख रही हैं उस तरह से वो रहते थे, लेकिन पता तो होगा कि ये मुकेश सहनी के पिता है। वहां बिल्कुल। चोरी करने की अगर हिम्मत कर ली लोगों ने, अब आप सोचिए कि आम आदमी, जो साधारण आदमी है, उसकी क्या स्थिति होती होगी, वो कैसे, किस तरह के भय के माहौल में जी रहा हो हम्म। कि चोर किसी के घर में घुस सकते हैं और हथियार लेकर के घुस सकते हैं। अगर चोरी की कोशिश नाकाम होती है तो वो हत्या भी कर सकते हैं। तो ये जो हौसला बढ़ना है, अब एक जमाने में चोरियां पहले भी होती थी, तो तब चोर घुसते थे और अगर आदमी के जगने की आवाज आ जाती थी, पैर की आवाज आ जाती थी, चोर भाग जाते थे। बिल्कुल। अब देखिए, चोर वहां हथियार लेकर के घुसा, और अगर उसी को माने, उसी थ्योरी को हम लोग माने, बाकी अगर कोई दूसरा पहलू बाद में आए तो अलग चीज है, लेकिन ये फिर उसी पहलू से भी देखें तो चोर के हौसले की आप बात करिए कि उसको इतनी हिम्मत कहां से हुई। उसको न थाने का डर है, न कोई राजनीतिक कनेक्शन है उस परिवार का, उसका कोई भय है उसको, न पुलिस प्रशासन का इकबाल है, किसी तरह का वो बेखौफ घुसा, चोरी करने की कोशिश की, और मकान मालिक, घर के मालिक के जग जाने पर चाकू मार करके हत्या कर दी। तो ये बड़ा सवाल पुलिस के इकबाल पर है। ये नहीं कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, अराजक की स्थिति है बिहार में, हम्म। लेकिन इस तरह के अपराध अगर नहीं रुकेंगे तो अराजकता होने में कितना समय लगेगा। नहीं, इकबाल की बात आपने की अजीत जी। देखिए, इकबाल की जब हम बात करते हैं तो देखिए, यदि ये मुकेश सहनी के पिता न होते और इस तरीके की वारदात हो जाती तो इतनी चिल्पो मस्ती ही नहीं। मस्ती ऐसी नहीं, ठीक घटनाएं बात तो घटती ही रहती हैं गांव में, और पुलिस वाले भी इस कदर सीरियस नहीं होते। और जो देखिए दूसरी बात कि देखिए, नीतीश कुमार का एक मानना यह है कि हम योगी मॉडल में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी योगी मॉडल को भी जब अपराध और अपराधी बेखौफ हो जाते हैं तो उसे आपको कार्यान्वित करना पड़ता है। अभी आपने देखा दिल्ली में ही कि हिमांशु भाव के 3 जो शूटर्स थे जिन्होंने बर्गर किंग में गोलीबारी की, अमेरिका से बैठकर हिमांशु भाव ऑर्डर करता था। हिमांशु भाव ने 5 दिनों पहले इंस्टाग्राम पर लिखा कि हमारे 3 भाइयों को पुलिस ने उठा लिया है, लेकिन यह दिल्ली की जरूरत थी। अब इसके पीछे बाद में क्या जांच होगी, क्या परिणाम आएंगे, लेकिन 5 दिन बाद तीनों शूटर्स मार गिराए गए, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था। हम लोग चर्चा कर रहे थे तमिलनाडु में बसपा के चीफ की हत्या की, आर्मस्ट्रांग की। उनके भी जो कातिल थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर यह कहा गया कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, वह मुठभेड़ में मारा गया। विकास दुबे की कहानी दी। और देखिए, पुलिस का इकबाल, एक रिटायर्ड डीजीपी अभी पिछले दिनों हमारे साथ चर्चा में थे, तो निजी चर्चा हो रही थी। उनका कहना था, 2 पहलू था कि बिहार में बहुत सारी खबरें इधर के दिनों में आ रही है कि पुलिस वाले पिट जा रहे हैं। अब इसके 2 दृष्टिकोण हैं कि पुलिस वाले निकल रहे हैं तो पिट जा रहे हैं, पहले निकलते नहीं थे तो इसलिए पिटते नहीं थे। अब पिट क्यों रहे हैं? कि उनका यह मानना था कि देखिए, सरकार किस तरीके से फैसला करती है कि जब पुलिस महकमे में पहले बहालियां होती थी, नियुक्तियां होती थी, तो सिपाही हट्टा कट्ठा जवान हुआ करता था। उसे दूर से देख कर ही लोग, जो आप कह रहे थे कि एक चौकीदार घूम गया, एक सिपाही घूम गया, तो 10 कोस तक
लेकिन आज तो कोई पैमाना नहीं है, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच। 33% महिलाओं की भर्ती आपने कर दी। देखिए, अपराधियों से महिलाएं, जो महिला आरक्षी हैं, आज की तारीख में कुछ दृश्य आप दिखा दें, लेकिन पेशेवर अपराधियों से, हत्यारों से, लुटेरों से यह महिलाएं कितनी निपट सकती हैं, इस पर एक सवाल रहता है। तो वह भी एक बड़ा सवाल है कि अपराधी हट्टा-कट्टा है, अपराधी जो है बिल्कुल हथियारों से लैस है और उसके सामने आपका बौना और ठिगना सिपाही जा रहा है। यह भी है ना अजीत जी? देखिए, ये तो एक ब्रॉडर आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि पुलिस सुधार की जरूरत है। पुलिस सुधार के जी, कई पहलू हैं जो आपने बताए, वो तमाम चीजें आ जाएंगी पुलिस सुधार में। कि बिल्कुल, आप फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो जरूर देखिए, पुलिस की बहाली कर रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग पर आप ध्यान दीजिए, उसके लिए हथियारों की अच्छे और स्वचालित हथियार उसके लिए खरीदे जाएं और उसकी बाजाबता ट्रेनिंग हो अपराधियों से निकलने की। ये एक बड़ी चीजें हैं जो सुधार की जरूरत है पुलिस में। और हम तो बिल्कुल। कितने दिनों से पुलिस सुधार की बातें हम लोग कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी और प्रकाश सिंह कमेटी ने, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं प्रकाश सिंह, उन्होंने बाजाबता इसके सुझाव दिए थे। उसकी उनका कमीशन आयोग बना था, प्रकाश सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी हुई है। 10 तरह के सुझाव हैं पुलिस के। हुँ, एक तो सबसे पहला काम बिहार सरकार करे, या भारत में हर स्टेट गवर्नमेंट कर चुकी, कानून व्यवस्था का मामला हर स्टेट का विषय है, राज्य का विषय होता है वो, कि पुलिस को कम से कम 2 या 3 हिस्सों में बांटे। कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस अलग हो, अभियोजन वाली पुलिस अलग हो और इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस अलग हो। ये जो बेसिक चीजें हैं, यहाँ जी, जो आदमी कानून व्यवस्था में लगा हुआ है, यहाँ सड़क पर खड़े होकर के भीड़ को नियंत्रित कर रहा है, वही व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन भी करता है और फिर बिल्कुल। वही व्यक्ति कोर्ट में मुकदमा लड़ने भी जाता है। हुँ, तो ये नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग तरह के स्किल्स की जरूरत होती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग तरह के स्किल्स की जरूरत होती है, अभियोजन के लिए अलग तरह का कौशल चाहिए है, कानून की हुँ, जानकारी चाहिए है। वहां जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको फॉरेंसिक की जानकारी चाहिए है, उसका एक अलग बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, उसमें जासूसी करने के गुण होने चाहिए, जासूस होना चाहिए। डिटेक्टिव बोलते हैं, हुँ, अमेरिका और दुनिया भर के तमाम विकसित देशों में डिटेक्टिव्स अलग होते हैं, वो पुलिस से अलग होते हैं। और डिटेक्टिव्स का काम है कि होमिसाइड हो, जैसे ये हत्या हुई या कोई भी कांड हुआ, तो जाकर के वो सिर्फ वहां की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी, कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा उनका नहीं होता है। तो ये बहुत सारे सुधार हैं जो पुलिस सुधार हैं, जिनको करने की जरूरत है। हुँ, लेकिन हम जिस बात पर थे, और जो आपने कहा, एक रास्ता वो भी होता है कि पुलिस का भय और खौफ बैठे पुलिस का। वो दो तरह से होता है। एक खौफ उस तरह से बैठता है कि आपने उठाया और फर्जी या सही इनकाउंटर हो गया। हुँ, दोनों तरह के इनकाउंटर होते हैं। बहुत सारे, ये जी, पुलिस पर हम लोग ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे जेन्युइन इनकाउंटर भी होते हैं, वो आप बिल्कुल। जानते होंगे। पुलिस से मुठभेड़ होती है, पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, उसमें लोग मारे हुँ, जाते हैं। और फर्जी इनकाउंटर्स भी होते हैं, वो भी हम सब लोग जानते हैं, उस तरह की भी चीजें होती हैं। तो एक खौफ बनाने का तरीका वो है। एक तरीका वो जो आपने योगी मॉडल वाला कहा, एक वो भी है कि आरोपी की पहचान हो और मुकदमे की सुनवाई शुरू हो उसके पहले बुलडोजर चला दो, उसका घर बिल्कुल। तोड़ दो, उसके और लोगों हुँ, को पकड़ लो। ये एक हुँ, मॉडल भी होता है। और एक बेस्ट मॉडल है जो नीतीश कुमार का मॉडल है, ज्ञानेश्वर जी, की सजा दिलवा दो, कन्विक्ट कर दो। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमको अभयानंद जो डीजी रहे बिहार के, उन्होंने बताया था, और बहुत पहले की बात है ये, 2014-15 के चुनाव के समय हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कन्विक्शन रेट कैसे बढ़ाया था उन लोगों ने, हुँ, जब हुँ, 2005 में आए थे सरकार में। 10 की बात होगी हम बता रहे हैं। तो कन्विक्शन रेट बढ़ाने का एक तरीका था, उन लोगों ने उस समय, जो पुलिस के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने तय किया कि सबसे पहले वो केसेस निकालो जिस केसेस में गवाह पुलिस वाला है। आर्म्स एक्ट के मतलब केस। आर्म्स एक्ट पकड़ो जिसमें हथियार बरामद किया है जी, पुलिस ने, या जिसमें किसी दूसरे तरह से पुलिस वाले ही गवाह हैं, और बिल्कुल। उनको समन भेजो और गवाही के लिए बुलाओ। और हुँ, उनको, वो तो मना नहीं कर सकते हैं गवाही देने से, वो कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, वो विलुप्त अदृश्य भी नहीं हो सकते हैं। तो उनको बुलाओ, उनसे गवाही कराओ और सजा करा दो। तो हुँ, जो मुकदमे बरसों से लंबित थे, सुनवाई के स्टेज में थे, चल रहे थे, ऐसे ही उनमें सजा होने लगी। जैसे ही सजा होने लगी, अपराधी जेल में जाने लगे, वैसे ही खौफ बन गया कि अरे यहाँ तो सजा हो जाएगी, अपराध करेंगे तो पकड़ के जेल जाएंगे, जेल ही खाली नहीं जाएंगे, सजा हो जाएगी। तो ये एक भय होता है। ये एक तरीका था 2005 से 10 में, जो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में अच्छा हुआ, नीतीश कुमार को जिसका क्रेडिट मिला 2010 में, हिस्टोरिक जीत मिली उनको, बिल्कुल। ऐतिहासिक जीत मिली। तो वो उसका कारण था, उस लॉ एंड ऑर्डर का था। फिर पता नहीं उसके बाद कैसे भूल गए, उसको और बेटर करना चाहिए था। कन्विक्शन रेट बढ़ाने के और तरीके खोजने चाहिए थे कि आप कन्विक्शन करें, आप अपराधियों को, आरोपियों को सजा दिलवाए। जेलें भरी हुई हैं विचाराधीन कैदियों से, सुनवाई भी नहीं शुरू हो पा रही है लोगों की, इतने केसेस पड़े हुए हैं पुलिस के पास, और कोर्ट्स का सिस्टम ठीक नहीं है। तो विचाराधीन कैदियों से जेल भरी हुई है, अपराधी उसमें बहुत कम है, आप जिनका आप सजा याफ्ता अपराधी बहुत कम है। तो कन्विक्शन का रेट जैसे बढ़ेगा, जी, और ये इस तरह की जो घटना हुई, अभी मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई है, ये एक तरह का शॉक
ट्रीटमेंट का काम करे कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा इशू बन रहा है पूरे देश में, इस बात को लेकर के बिहार सरकार की आलोचना हो रही है। नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, उनके प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, उनके सुशासन के दावे पर सवाल उठ रहा है। तो ये एक कम से कम इस इतनी बड़ी घटना का एक सबक तो ले सरकार, और कन्विक्शन रेट अधिक अपराधियों को कैसे पकड़ करके सजा दिलाई जाए। अगर ये सुनिश्चित हो जाए तो पुलिस का इकबाल अपने आप बनेगा। अगर सजा दिलानी शुरू कर देती है पुलिस, अगर ये मुकेश सहनी के पिता की हत्या के का एक सबक बिहार सरकार को लेना चाहिए है। और ये कोई मामूली बात नहीं है ज्ञानेश्वर जी, जो हमने पहले कहा, आरोपियों को पता होगा कि ये मुकेश सहनी के पिता का घर है, उस घर में भी वो चोरी करने चले गए। इसके कई पहलू हैं, बहुत समाज शास्त्रीय पहलू से अलग अलग इसकी व्याख्या होगी, आर्थिक पहलू से अलग व्याख्या होगी। इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, लोग क्या करें। एक बड़ा ब्रॉडर पहलू आप देखिएगा तो लोग कहीं भी चोरी करने घुस जा रहे हैं। जो चोरी नहीं कर रहे हैं वो तस्करी कर रहे हैं, कोई शराब की तस्करी कर रहा है, कोई सिगरेट की कर रहा है, कोई सोने की कर रहा है, कोई जमीन की के धंधे में लगा हुआ है। तो एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जो हत्यारे हैं, देखिए इसका खुलासा तो होगा ही होगा, वो जाने पहचाने हैं। एक थ्योरी ये भी आ रही है, हाँ, एक थ्योरी ये भी आ रही है, ठीक है ना, कि वो जाने पहचाने हैं। पुलिस बार बार कह रही है वहां कई ग्लासेस बरामद हुए हैं। अब ग्लासेस में क्या, यह पुलिस वाले नहीं खोल रहे हैं, इसलिए हम भी नहीं खोल रहे हैं। लेकिन एक थ्योरी यह भी आ रही है कि जाने पहचाने हैं, हाँ? और फिर, और देखिए एक थ्योरी आपको वह भी याद होगी कि चोर को पता नहीं होता है कि हम किसके घर में डाका डालने जा रहे हैं। साधु यादव के घर में चोरी हुई थी, तो पता ही नहीं था उसे कि हम साधु यादव के घर में चोरी करने जा रहे हैं और इतना कुछ मिल जाएगा। जितना मिल गया था उसके बाद पागल ही हो गए थे। और साधु यादव इन दिनों जेल में भी हैं, सजा भी हो गई है, यह जानकारी भी है। तो मुकेश सहनी के पिता की वारदात ने बिहार को झकझोर दिया है, और यह नीतीश कुमार के इकबाल पर, बिहार पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवाल है। और इस कांड का पर्दाफाश होना ही चाहिए, और सरकार को स्पीडी ट्रायल कराकर यदि आप अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कारण बताया जाता है और सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पता चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने, नहीं तो देखिए खौफ बढ़ेगा और गांव में खौफ अधिक बढ़ जाएगा। देखिए हमारी चिंता हमेशा इस बात को लेकर रहती है कि बिहार बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है। मुकेश सहनी के पिताजी गांव में अकेले रहते थे। दोनों बेटे संतोष सहनी, छोटे वाले बेटे पटना में, मुकेश सहनी कल बॉम्बे में थे, है? और यह सिर्फ मुकेश सहनी के पिता का दर्द नहीं है। सभी लोग कमाने या पढ़ने चले गए, माता और पिता, और यदि उनके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, वे स्वयं अच्छा कर रहे हैं, और इस तरीके से चोर निशाना साधेंगे तो कहां क्या क्या वारदात होगी। इसलिए एक नजीर तो आपको पैदा करना होगा, दिखाना होगा कि हाँ यदि ये वारदात हुई है तो सजा भी होगी, जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये इस बात को जो अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, जहां जिस स्टेट की पुलिस इस मामले में अच्छा कर रही है, वहां से कुछ सबक सीखना चाहिए। जैसे दिल्ली में एक व्यवस्था है कि पुलिस को पता है कि किस घर में बूढ़े आदमी अकेले रहते हैं या बूढ़े दंपति रहते हैं या कोई अकेला सिंगल बूढ़ा रहता है। उस घर का नंबर है थानों में, और एक हफ्ते में 4 दिन पर पुलिस का कोई ना कोई बीट का सिपाही जाकर के वहां दरवाजा नॉक करता है, घंटी बजाता है, उनसे पूछता है, उनसे बात करता है, हालचाल पूछ करके लौटता है वहां से। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि उन पर नजर भी रखी जाती है, और चोरों को जो आसपास के ही नजदीक के ही होते हैं उनको पता होता है कि पुलिस की निगरानी में है ये घर, क्योंकि यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग हैं। तो ये इस बात का भी ध्यान, इस पुलिस की ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और थानों में अगर भर्ती कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो पुलिस में भर्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों की भर्ती करनी चाहिए, जो पढ़े लिखे भी हो, जिनका विनम्र व्यवहार करने में, पुलिस का मतलब क्या हो गया है कि आप रूडली व्यवहार करें, किसी के साथ बदतमीजी करें, वो नहीं। उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे आप सिटीजन के साथ अच्छे से बर्ताव करें, और उस पर एक निगरानी, जो आपने ठीक कहा कि बूढ़ों का घर बनता जा रहा है, और जो चोरी करने वाले हैं वो किसी के घर में घुस गए, बूढ़ा आदमी क्या रेसिस्ट कर पाएगा, 70 साल 75 साल का आदमी, एक आदमी भी, 2 आदमी भी हो तो ये पुलिस को जो एकदम अच्छी प्रैक्टिसेज है दूसरे स्टेट की, वो भी सीखना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा स्पीडी ट्रायल करके कन्विक्शन कराने का, वो एक कन्विक्शन कराने का काम करना चाहिए। जो बच्चे सक्षम हैं, देखिए मुकेश सहनी सक्षम है, वो अपने पिता को इससे बेटर पोजीशन में रख सकते थे, इससे बेहतर स्थिति में रख सकते थे, तो वो भी रखना चाहिए था। हमने उनके घर की जो तस्वीरें देखी है, वो अच्छा नहीं लगा कि एक व्यक्ति जो इतना बड़ा नेता है, हेलीकॉप्टर से घूमता है, हवाई जहाज से घूमता है, और सैकड़ों करोड़ रुपए कैंपेन पर जो आदमी खर्च कर चुका है, उसके पिता का घर उस तरह से हो, उसके पिता उस तरह से रह रहे हैं। मैं बता दूं अजीत जी, मैं इस मामले को जानता हूं। देखिए मुकेश सहनी के पिताजी अपने धुन में रहने वाले, मुकेश सहनी ने बहुत आलीशान घर बनवाया है, लेकिन उनके पिताजी उस घर में भी रहने को तैयार नहीं थे।
और उन्हें अपना संगत पंगत अपनी जिंदगी मछुआरा देखे भी हाल में ही इंडिया टुडे के पत्रकार हैं पुष्यमित्र, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था जीतन सहनी का। उन्हें इस बात पर गर्व होता था कि हमने 100 किस्म की मछलियां देखी है, हमने 19 मन की मछली मारी है। तो बेटा से वो नियंत्रित नहीं हो सकते थे, इसलिए वे अपने घर के मतलब दूसरे वाले हिस्से में वे बिल्कुल आजाद रहते थे, है? और बेटे ने बहुत बार कोशिश की थी कि चलकर पटना रहें, मुंबई रहें, लेकिन गांव का प्रेम और जो पेशा है मछली मारना मछली पालना, इस प्रेम से वो अलग नहीं हो पा रहे थे। तो वो अब देखिए अब अंतिम में परिणति क्या हो गई, कितनी बुरी हुई है देख रहे हैं हम लोग। नहीं वो ठीक है, हम तो अच्छी बात है वो कर रहे थे, और ये भी अच्छी बात है कि वो अपने पेशे से जुड़े थे और उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, गांव का परिवेश नहीं छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमने एक बात कही उनकी, जो भी बच्चे अब सक्षम हैं वो अपने माता पिता का बेटर केयर कर सकते हैं, अगर जो तो उनको करना चाहिए, उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोगों ने बहुत किस्से पढ़े हैं ज्ञानेश्वर जी, दिल्ली बॉम्बे में फ्लैट में लाशें सड़ती रह जाती हैं बूढ़े लोगों की, और बच्चे बाहर हैं उनके, तो ये नहीं होना चाहिए। वो जो कर सकते हैं, जो सक्षम है उनको करना चाहिए। ये इनकी कहानी आपने अच्छी बताई, और अगर वो ध्यान रखना चाह रहे थे और पिता अपनी धुन में थे तो वो एक अलग केस है, लेकिन जो बच्चे रख सकते हैं उनको रखना चाहिए। और आपने जो एक बात कही, जो साधु यादव के घर के में चले जाने में चोर को कई बार पता भी नहीं होता है, आज ही एक कहानी पढ़ी है हमने, वैसे कहानी तो लोकमत की है, लोकमत जो महाराष्ट्र का अखबार है मराठी, उसमें छपी है कि एक चोर घुसा एक घर में चोरी करने, उसने चोरी कर ली, चोरी करके जब वो निकल रहा था तो उसको लगा कि ये घर उन लोगों का नहीं है जो लोग इसमें रहते हैं। तो उसने देखा घर में चारों तरफ, तो उसने पाया कि वो घर नारायण सुर्वे का है, मराठी के बहुत बड़े कवि हैं नारायण सुर्वे, तो उनका घर है। उसने सारी चीजें चोरी की जहां की थी वहां रख दी, और एक सॉरी का नोट लगा करके और घर में से निकल गया वो चोर, कि हमको नहीं पता था कि ये नारायण सुर्वे का घर है। तो ये महाराष्ट्र में हो सकता है। मराठी लोग अपने कल्चर, अपने साहित्य, अपने साहित्यकारों से बहुत प्रेम करते हैं। ये बिहार वगैरह में तो होता नहीं है, लेकिन मराठी लोग करते हैं, अपने साहित्यकारों से भी बड़ा प्रेम करते हैं। तो वो एक चोर था, सनी सिंगापुर उदाहरण है ना, आज भी दरवाजे नहीं है वहां, नहीं नहीं ठीक है, वो अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं लोग, अपने साहित्यकारों को मानते हैं लोग। तो साहित्यकार नारायण सुर्वे के घर में घुस गया, तो चोर जो है वो निकल गया चोरी छोड़ करके कि नारायण सुर्वे का घर है। तो उस वो भी एक अपने भाषा और संस्कृति के प्रति एक प्रेम है, और उस चोर की भी देखिए कि चोरी करने गया। दूसरे सवाल पर चले, संजीव हंस के यहाँ ईडी की रेड, गुलाब यादव साथ में, दोनों का कुछ ना कुछ रिश्ता तो है ही, मजबूत रिश्ता भी है। और ईडी ने बिहार में घुसना प्रारंभ कर दिया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की, बिहार में भी एनडीए की। जब महागठबंधन की सरकार थी तो खूब चर्चाएं होती थी। तो क्या बिहार में ईडी की एंट्री, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ विपक्षी को निशाना बनाया जा रहा है। इस बात तो सरकार के लोग और संजीव हंस के किस्से बहुत सुनाए जाते रहे हैं, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। और गुलाब यादव के साथ उनके क्या रिश्ते रहे, किस तरीके का विवाद हुआ, इलाहाबाद का कनेक्शन क्या रहा, गायत्री यादव का कनेक्शन क्या रहा, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। तो ईडी की रेड बड़ी खबर है बिहार के लिए, और नीतीश कुमार के कई ऑफिसर कहा जा रहा है कि अभी वे भी रडार पर है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग के यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि बच्चा का लड़का का मरला के डर ना, जम का परिकला के डर जी। तो ये है कि ये डर ने एक केस हुआ, ये बड़ा मामला उतना डर भय का नहीं है कि एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा। ईडी ने रास्ता देख लिया पटना का, तो वो चिंता की बात होनी चाहिए है सरकार के लिए। ये बहुत रेयर बात है कि जहां बीजेपी की या बीजेपी की सहयोगी पार्टी की सरकार है वहां ईडी जाए। ये बहुत रेयर बात है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। अभी पिछले कुछ समय से जितने भी छापे पड़े हैं, जितनी भी कार्रवाई हुई है केंद्रीय एजेंसियों की, उसमें 95% कार्रवाई जो है वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हुई है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ हुई है, या विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्य में हुई है। ये उस 5% में आता है, ये जो संजीव हंस के यहाँ छापा पड़ा ईडी का, जिसमें अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां ईडी गई है। तो ये खतरे की घंटी है, और ये खतरे की घंटी कई कारणों से। देखिए संजीव हंस जो है, कई बार क्या है कि केंद्रीय एजेंसियां फिशिंग करती हैं, वो जाल डालती हैं उसमें, और उसमें फिर इंतजार किया जाता है कि और कितने लोग फंस सकते हैं। उनके यहाँ छापा पड़ा, उसमें से जो दस्तावेज बरामद किए जाएंगे उसमें ऐसा नहीं है कि एक आदमी का नाम होगा, उसमें कुछ दस्तावेज मिलेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस की जांच होगी, लेन देन की जांच होगी, उनका फोन निश्चित रूप से सर्विलेंस पर होगा पिछले 3 महीने या 6 महीने से
उनकी किन किन से लोगों से बात हुई, उन सब के फोन सर्विलेंस पर होंगे, तो उससे बहुत सारी जानकारी एजेंसी के पास होगी। बिल्कुल। तो इसके बाद उसकी जांच किस तरफ मुड़ जाएगी, कौन निशाने पर आ जाएगा और किसको चुपचाप बताया जाएगा कि आपका भी नाम है उसमें। असली चीज ये किसको होती है चुपचाप कि बताएगा, जी बिल्कुल। गर्दन पर तलवार लटकाने वाली बात होती है। कितने लोग जी। ब्लैकमेल होते हैं इस तरह की बातों से। ये बड़ा खतरा है नीतीश कुमार की सरकार के लिए। हम्म। उनके अधिकारी पहले से इस बात को लेकर के टारगेटेड है, पहले से जब वो आरजेडी के साथ उनकी सरकार थी तब टारगेट हुए। और ये उस समय हम लोगों ने सुना, जब वो तालमेल टूटा तब हम लोगों ने सुना कि उसमें कहीं ना कहीं एक भय, परोक्ष भय केंद्रीय एजेंसी का भी था कई लोगों हाँ के हाँ ऊपर। हाँ। हाँ, ये खबर खूब तेज चली ना। हाँ, कि और उन लोगों जिनके ऊपर भय था उन लोगों ने रोज कहना शुरू किया आसपास अपने अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को, सीधे मुख्यमंत्री को कि हम लोग बीजेपी के साथ चले। बिल्कुल। खतरे के बादल जब मंडराते देखे, लोगों को लगा कि तलवार किसी भी समय गर्दन पर गिर जाएगी। ये एक थेसिस है यहाँ। और इस पर बड़े लोगों ने, हम तो बहुत सीरियसली नहीं देखते हैं, लेकिन दीपक शर्मा एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उन्होंने बाजाबता लंबा प्रोग्राम बनाया, एक लंबा, इस पर कि जी। कितने अधिकारियों के ऊपर छापे पड़ने की तैयारी की गई, उनके कागजात बरामद किए गए, कहां कहां से किस बिजनेसमैन के यहाँ से क्या कागज मिले, और उस कागज के दम पर डरा धमका करके अलायंस तुड़वाया गया। ये एक बाजाबता यहाँ दिल्ली में ये नैरेटिव रहा। जी। तो ये उस समय तो ये था जब कोई छापा नहीं पड़ा था, अब तो छापा पड़ गया एक बिजनेसमैन के यहाँ। आपको पता है, आपने देखा है, सारे बिजनेसमैन बिहार के या देश के एक नेता के साथ तो बिजनेस होता नहीं है, कई कई नेताओं के साथ, कई कई अधिकारियों के साथ एक बिजनेसमैन का बिजनेस होता है, कई तरह के धंधे होते हैं। तो किस किस का नाम आएगा इसमें? एक तो पहला सवाल तो ये होगा, जो अगर अगर अपने ही शासन, अपनी पार्टी, अपनी सहयोगी पार्टी के शासन वाले राज्य में किसी अधिकारी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, तो ये अपने आप सामने आएगी कि कोई बड़ा मामला है, निश्चित रूप से कोई बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, तभी ये कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। तो नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी स्वच्छ छवि के लिए, उस पर तो दाग लगेगा कि उनकी सरकार के एक बड़े सीनियर अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा। तो सरकार का जो, यहाँ भी सरकार के इकबाल की बात होगी, वो तो प्रभावित होगा, जो उसकी ईमानदारी है वो प्रभावित होगी। और उसके बाद आगे की कार्रवाई में जो नाम निकलेंगे, जितने लोगों की जानकारी आएगी, वो एक खतरे की घंटी है समूची पार्टी के लिए और पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए बिहार की। नहीं, देखिए, हम एक सुबह ही कोई कह रहे थे कि देखिए ये तो नंबर 1 की शुरुआत हुई है, और अभी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो आप कह रहे थे लिस्ट बनी हुई है। अब इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह हो सकती है जो आप कह रहे हैं कि भाई जहां एनडीए की सरकार रहती है वहां तो केंद्रीय एजेंसियां जाती नहीं है, लेकिन बिहार में आ गई और संजीव हंस के यहाँ पहुंच गई। संजीव हंस को भी इस बात का अंदेशा रहा होगा। देखिए, यह भी संभव है कि कुछ बड़ा न मिले, क्योंकि वे अलर्ट मोड में थे कि उनके पीछे कई लोग लगे हैं, उनके ही पुराने कई दोस्त लगे हैं जिन्हें उनके बारे में सब कुछ पता था और वे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये संजीव हंस को भी पता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि देखिए ये शुरुआत हुई है और इसके बाद यह संदेशा उन लोगों तक पहुंचेगा जो ज्यादा बदनाम है, जिनके बारे में है कि हाँ सब कुछ तो यही कर रहे हैं। और यह बात तब भी थी जब महागठबंधन की सरकार थी और आज भी है जब यह कहा जाता है कि चला कौन रहा है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपको छत्तीसगढ़ का सारा मामला ध्यान होगा। शराब घोटाले में, कोयला की तस्करी के मामले में 4-5 मामलों में एजेंसीज गई। भूपेश बघेल की सरकार थी, कई आईएएस अधिकारी अरेस्ट होकर के जेल में डाले गए, और उसके बाद क्या हश्र हुआ, सारे हर व्यक्ति का नाम आ गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ गया, उनके ऊपर भी जो गेमिंग का जो किंगपिन है, जो दुबई में रह करके गेमिंग का धंधा चला रहा था, उसके मामले में भूपेश बघेल का भी नाम आ गया। तो मुख्यमंत्री तक का नाम आ जाता है। एक अधिकारी के यहाँ, उस एक अधिकारी से दूसरे बिजनेसमैन के यहाँ, दूसरे बिजनेसमैन के यहाँ से नीचे तीसरे छोटे छोटे अधिकारियों के यहाँ, तो किसी का भी नाम आ सकता है। एजेंसी तो उसमें किसी का भी नाम डाल सकती है, फोन कॉल ट्रेस करके, सीडीआर निकाल करके, किसी भी आधार पर। उसमें कोई ये मतलब ये सब इतना जानी हुई प्रक्रिया है, सब आदमी जानता है इस बात को, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो असली चीज वही है जो अब संजीव हंस तो एक माध्यम बनेंगे। हमने कहा फिशिंग करती हैं केंद्रीय एजेंसियां, उस फिशिंग का कारण ये, उस फिशिंग का तरीका यही होता है, किसी एक को पकड़ो, फिर उसके आसपास उससे जुड़े हुए जितने लोग थे बुलाओ गवाह की तरह पूछताछ करने के लिए, और फिर गवाह की तरह भी पूछताछ के लिए बुलाए गए तो आपसे ऐसी चीजें कहलवाई जाएंगी कि उसके बाद कौन उसके फंदे में फंसेगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये एक लक्षण दिखा, पहला लक्षण दिखाइए।
तो ये बिहार सरकार के तमाम अधिकारियों के लिए अब ये खतरे की घंटी है। ये निश्चित रूप से ये राजनीतिक पहलू है इसमें। ये सिंपल एजेंसी का मामला नहीं है, सिंपल करप्शन पकड़ने का मामला नहीं है। क्योंकि संजीव हंस के बारे में जितने दिनों से बातें चल रही हैं, वो तो आपने ठीक कहा कि हो सकता है कि कुछ बड़ा उनके यहाँ नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद वो फंसेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अजीत जी ये भी सच है, देखिए बिहार के कई ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में बदनाम हैं कि वे कोई भी टेंडर या सरकारी काम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि बिहार के किसी भी व्यक्ति को कुछ मिले ही नहीं, ताकि बिहार में बदनामी ना हो। सौदा हो जाता है महानगरों में और वहीं काम मिल जाता है, बिहार वाले वो काम ले ही नहीं सकते, इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा और फिर वो सबलेट होते हुए फिर दूसरे लोगों के पास पहुंचता है। तो जब बड़ी मछलियां फंसेगी और ईडी ने कुछ पकड़ा, तो फिर तो नीतीश कुमार के इकबाल पर, नीतीश कुमार की सुचिता पर भी सवाल पैदा होगा कि आपके रहते हुए ये सब कैसे हो रहा था बिहार में। यही सबसे बड़ा खतरा है इस जांच का, इसीलिए रेसिस्ट करना चाहिए था। अगर पता नहीं बिहार में होगा, निश्चित रूप से पुलिस के और प्रशासन के पदाधिकारियों को पता होगा कि ईडी की कार्रवाई होने वाली है, तो ये रेसिस्ट करना चाहिए था कि इस तरह की जांच नहीं होनी चाहिए है। आप कहिए विजिलेंस की जांच कराती वहां की अपनी बिहार सरकार, केंद्रीय एजेंसी गई है तो उसका कुछ दूसरा मोटिव भी है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसके पीछे पॉलिटिक्स है। और आप देखिए ये लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के साथ रहे, रामविलास पासवान के साथ भी संजीव हंस रहे हुए हैं, जेडीयू के नेताओं के साथ भी रहे हुए हैं। तो गड़े मुर्दे उखड़ने लगेंगे, पता नहीं किसका कब का कागज निकल आए, कब किसका फोन सुना गया होगा और उसमें नाम आया होगा, जिक्र आया होगा, किसी लेन देन का जिक्र होगा, ये कोई नहीं जानता है ना। किसी ये जब आपने तो ये इस तरह की चीजें निकलती हैं। हम लोग बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है किस तरह की चीजें निकली हैं। फिर आरोपी पकड़े जाएंगे, उनमें से किस आरोपी को बाद में सरकारी गवाह बना लिया जाएगा और वो क्या कहेगा, ये सब भी हम लोग देख रहे हैं। शराब नीति घोटाले में कैसे अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल, ये तो ये आरोपी के सरकारी गवाह बनने पर ही तो अरेस्ट होकर के जेल गए। पहले आपने किसी को आरोपी के तौर पर अरेस्ट किया, वो सरकारी गवाह बन गया। तो इस तरह की एजेंसी की एक बार घुसने का तो मतलब है। और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, तो सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का कौन सा मामला आ गया। जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केस खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता नहीं चला तो आप किस बात की जांच कर रहे हैं। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम पता होना चाहिए ना पहले। सीबीआई अगर वो एक सरकारी अधिकारी हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस होना चाहिए, अगर कोई भ्रष्टाचार उन्होंने किया है और उस भ्रष्टाचार के केस में साबित हो कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इनकी अपराध की कमाई इतनी है, तो उसकी जांच करे ईडी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल सीधे उल्टा सीधे वो चलता है, मतलब घोड़े को आगे बग्घी जोत देते हैं। तो ईडी चली गई तो इसका मतलब धन शोधन का, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ईडी के संज्ञान में आया होगा, किसी ने कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि सीबीआई भी आ जाए, जैसा हम सब लोगों ने शराब के घोटाले में देखा कि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया, फिर ईडी ने अरेस्ट कर लिया, और केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया, बाद में सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। एक ईडी आई, फिर इसके बाद सीबीआई आएगी, फिर उसके बाद 10 तरह के इसका दायरा फैलता जाएगा, फिर कुछ और लोग निशाने पर आएंगे। तो ये एक शुरुआत हो गई है। ये सरकार को पहले, अगर अधिकारी के बारे में इस तरह की खबरें थी, जानकारी थी, सरकार को पहले इसको कंट्रोल करना चाहिए था, इस बात की जांच करानी चाहिए थी। विजिलेंस अपना डिपार्टमेंट है, जब जांच कराते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों या सालों से, हमको लगता है कि इन सब चीजों पर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया है। और जो लोग आसपास हैं उनका अपना कुछ ना कुछ निहित स्वार्थ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें बिहार में फल फूल रही हैं, बढ़ रही हैं। ये आगे चुनाव आने वाला है और उस चुनाव के पहले इस तरह से अगर नीतीश कुमार की जो 2 यूएसपी है, ईमानदारी, शुचिता और सुशासन, गवर्नेंस, कानून व्यवस्था, दोनों परिस्थिति बिगड़ती जाएगी तो आप क्या लेकर के चुनाव लड़ने जाइए? क्या जाकर कि किस नाम पर जनता आपको वोट दे? क्या फर्क रह जाएगा अगर लालू यादव के राज के अधिकारी भ्रष्ट थे, चोर थे, बेईमान थे, अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं, तो आप क्या डिस्टिंक्शन दीजिएगा जाकर के? क्या फर्क बताइएगा कि आप कैसे अलग है? जी, तो इस बात को बड़ा सवाल है जी, ये बड़ा आयाम है, इसके बड़े डायमेंशंस हैं इस बात के। संजीव हंस के यहाँ छापा कोई मामूली आपराधिक कार्रवाई की जांच का मामला नहीं है। तो देखिए बड़ा आयाम है कि संजीव हंस के यहाँ ईडी कैसे पहुंची, क्या नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करने का इरादा है, क्या रिश्तों में कुछ गड़बड़ी है और कुछ दूसरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। और मुकेश सहनी की पिता की हत्या जाहिर तौर पर बिहार में सुशासन और बिहार में पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के इकबाल पर सवाल है। इन सवालों पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।